हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ऑलमोस्ट अब जो है हम लेसन नंबर 1 के कॉम्पिटिशन पे यानी खत्म करने वाले लेसन नंबर 1 को। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बच जाएगा जिसको हम डिस्कस करते ही लेसन नंबर को फिनिश कर देंगे। तो जो लेसन नंबर 1 था हमारे पास वो क्या था, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। आप सबको याद होगा जब मैं बात कर रहा था मार्केटिंग एनवायरनमेंट की तो वहां पे हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। जिसने अब तक पिछली वीडियो ना देखी हो जहां पे मैं ये कवर करवा चुका हूं कि इंटरनल मार्केटिंग इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, वो जाके पहले वाला टॉपिक कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थोड़ा सा ब्रीफ कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं दो चीजों की, एक इंटरनल वर्ड की एक एक्सटर्नल वर्ड की। इंटरनल यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सी चीज अगर उसे अंदर की ही अफेक्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, तो उनको मैं क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, यानी कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट को बाहर से कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। तो लिखा भी हुआ है पे ये चीज, द एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इनकॉर्पोरेट्स ऑल फैक्टर्स। यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स आएंगे दैट डोंट फॉल इनसाइड एसोसिएशन, जो इन कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि जो उनके अंदर नहीं होते और ना ही कंट्रोल में होते हैं, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, वो कोई ये तो है नहीं कि एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो, तो बाहर की बात है कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे आ सकते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लेवल पे आ सकते हैं, तो कभी भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग को भी अफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर नाम समझ रहे हो आप, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गई, रेगुलेटरी चेंजेस की गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस को चेंज कर दिया तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल लेवल पे कुछ चेंजेस आए तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग को अफेक्ट करेंगे बाहर से, क्योंकि सोशल क्या होता है, सोसाइटी में कोई भी चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक लेवल पे, यानी कि पूरी इकोनॉमी लेवल पे कुछ ना कुछ चीजें बदल रही हैं तो उसका फर्क भी पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, और जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, अब यूं तो है नहीं कि मोनोपोली है, क्योंकि मोनोपोली है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भाई आप अकेली कंपनी हो, ठीक है। फिर तो क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव मार्केट, कुछ भी नहीं है। फिर तो बस अपना एक ही जने का राज है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, वो चाहे किसी मर्जी प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करे, सर्विस को सेल करे, अंधा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव जो और अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही हैं, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उससे भी आपकी इंडस्ट्री पे, आपके कस्टमर शेयर पे फर्क पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ मेन फैक्टर्स आए जो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल तरीके से एक बिजनेस के एनवायरनमेंट को या फिर एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, व्हाट इज अ माइक्रो एनवायरनमेंट इन मार्केटिंग। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। अब देखो माइक्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मैंने कहा था ना कि जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तो उसके दो टाइप होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो यानी कि कुछ स्मॉल लेवल के चेंजेस जो आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, और मैक्रो यानी कुछ होल यानी कि कुछ बड़े लेवल के चेंजेस। आप पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स दो तरह की हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी कि जो स्मॉल लेवल पे डिस्टर्ब करते हैं, मैक्रो यानी कि जो पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट का जो फर्क पड़ेगा ना वो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो पहले तो वही समझते हैं कि व्हाट इज माइक्रो एनवायरनमेंट इन मार्केटिंग। तो द माइक्रो एनवायरनमेंट इन मार्केटिंग, जब हम बात करें माइक्रो एनवायरनमेंट की मार्केटिंग पे, इज फॉर्मली कनेक्टेड टू बिजनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली इन्फ्लुएंसेस। तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मली कनेक्ट होते हैं एक बिजनेस से और स्ट्रेट फॉरवर्डली इन्फ्लुएंसेस मार्केटिंग, और वो मार्केटिंग एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स फैक्टर्स लाइक, अब कुछ कौन से फैक्टर हो सकते हैं वो समझते हैं। एक कस्टमर्स जो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, क्योंकि एक लॉजिक वाली बात है, कस्टमर्स बढ़ गए तो फायदे की बात है, कम हो गए तो भी अफेक्ट करेंगे। अब कम हुए तो उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा, कम क्यों हुए, हमने ऐसी कौन सी दिक्कतें कर दी जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर कम हो गए, और ऐसी कौन सी चीजें हम एडवांस लेवल पे लेके आए थे जिसकी वजह से कस्टमर बढ़ गए। क्योंकि फिर हमें जो चीजें हमारे थ्रेट बन सकती हैं कि कस्टमर कम क्यों है, उसे दूर करना पड़ेगा, वरना कस्टमर परमानेंटली दूर हो जाएंगे, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और अगर कस्टमर बढ़े थे तो किस रीजन की वजह से बढ़े थे, हमें वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी ताकि हम उसी चीज को बार बार करके और ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ जोड़ सके। तो कस्टमर अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा सप्लायर्स भी अफेक्ट करेंगे भाई। अब सप्लायर्स कैसे अफेक्ट करेंगे, तो एक रोजी वाली बात है, सप्लायर्स कौन होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह की जरूरत जो आपकी बिजनेस की है उसको फुलफिल कर रहे हैं, वो होते हैं सप्लायर्स होते हैं। अब अगर सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे तो भाई जो आई हुई डिमांड है उसे फुलफिल कैसे करोगे आप। सप्लायर्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल महंगे में प्रोवाइड कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट हुई तो प्रॉफिट अफेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो बहुत सी दिक्कत आती है सप्लायर्स की वजह से भी। बिजनेस पार्टनर्स की वजह से भी दिक्कत आ सकती है कि भाई बिजनेस पार्टनर्स में आपस में ही डिस्प्यूट है, अगर आपस में ही डिस्प्यूट होगा बिजनेस पार्टनर्स के बीच में तो बिजनेस का चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज अफेक्ट कर सकती है। वेंडर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेंडर्स कौन होते हैं, जिनके जरिए आप सप्लाई यानी कि मार्केट में चीजें सेल करते हो अपनी, और वो वेंडर्स अगर ज्यादा कमीशन लेने लग गए तो फिर से वही बात, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वेंडर्स भी अफेक्ट करते हैं, इवन कॉम्पिटिटर्स भी अफेक्ट करते हैं। तो ये सब किसका पार्ट बने, माइक्रो इन्वायरमेंट का। फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल समवट, लेकिन फिर भी जो माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करें किसके बारे में, व्हाट इज अ मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट, कि ये मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होती क्या है, क्या हम इसको भी कंट्रोल कर पाएंगे क्या, वो समझते हैं। तो मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द रिलेटिव मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। पास्ट कंट्रोल ऑफ द एसोसिएशन, अ सिंपल मेथड फॉर रिकॉलिंग दीज फैक्टर्स इज बाय यूटिलाइजिंग द वर्ड पेस्टल। हमने एक वर्ड ढूंढा पेस्टल, PESTLE। अब इन सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये अलग अलग फैक्टर्स का ना एब्रीविएशन है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे यानी कि मैक्रो लेवल पे मार्केटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। विच आर स्टैंड्स फॉर, जैसे P का मतलब क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी पर्टिकुलर टाइप के इंडस्ट्रिस्ट को या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है ना। तो जब तक वो पार्टी जो है पॉलिटिक्स में टिकी हुई है, जब तक वो एज अ रूलिंग पार्टी काम करे तो बहुत बढ़िया है ना, वो बिजनेस बिल्कुल फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल लेवल पे चीजें बदली, वो पार्टी सत्ता से बाहर हुई और कोई दूसरी पार्टी आई, तो हो सकता है वो उस बिजनेस को हार्म होने के चांसेस बढ़ जाएं, हो सकता है वो उस बिजनेस का सपोर्ट ना करें और उन्हें कहीं ना कहीं लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो भाई ये नेता किसी के सगे नहीं होते, है ना, ये कभी ना कभी मतलब बिना फायदे तो कुछ करते ही नहीं पहली बात तो, और करेंगे भी तो हो सकता है अभी कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, हाँ होना शुरू हो जाएगा उस चीज का। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और लॉजिक वाली बात ये भी हम सब जानते हैं कि मेनली चीजें है ना बिजनेस के कंट्रोल में ही रहती हैं। बिजनेसमैन हर चीजों को कंट्रोल करता, चाहे नेता ही क्यों ना हो। अब ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, ये फंड के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं, बिजनेसमैन के ऊपर। वो इन्हें फंड देते हैं, फिर अपना चुनाव का प्रचार करते हैं बड़े लेवल पे। वैसे तो रूल लगा रखा है, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं किसकी, एक सेपरेट वो है वोटिंग तरीका हमारे देश में, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना कि EVM या फिर वो सब जो है सेपरेट है, सेपरेट बॉडी है उनकी एक, ठीक है, ताकि जो फेयर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सके। लेकिन दिक्कत क्या है, और वहाँ पे ये भी चीज़ है कि कोड ऑफ कंडक्ट होंगे कुछ कि कैसे जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन को रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन फॉलो कौन करता है, कोई नहीं। लिखा होता है आप इतना अमाउंट ही खर्च कर सकते हो, वो खर्च करते हैं 10 गुना 20 गुना अमाउंट, और कहाँ से आता है, बिजनेसमैन की जेब में से, और बाद में जब वो जीत जाते हैं फिर उन्हीं को सपोर्ट करते हैं वापस। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केटिंग चॉइसेस पे थ्रू द इन्फॉर्मेंस ऑफ लॉ, क्योंकि ये इन्फोर्स करते हैं कुछ लॉज को, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पावरफुल ग्रुप्स। और क्योंकि गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत सी जगह टांग भी अड़ाएगी। अगर आपके सपोर्ट में है तो भाई आपके लिए रास्ता खोल भी सकती है कि भाई जाओ आप आराम से बिजनेस करो, आपको बिल्कुल फ्री ट्रेड करने का मौका दिया जाएगा, है ना, बिल्कुल फेयर ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो चाहे मत करो। लेकिन
वो कब, जब गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में है। अगर आपके खिलाफ है तो भाई कुछ ना कुछ करके आपके बिजनेस को ठप करवाने की पूरी कोशिश करेगी। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है एंड पावरफुल ग्रुप्स भी होते हैं। तो द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट मैनी ऑर्गेनाइजेशन, तो यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को एंड पीपल इन अ गिवन सोसाइटी, और उन लोगों को भी जो इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा आगे समझते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है। सिंस अ कंट्रीज एबिलिटी टू फ्लरिश इंडस्ट्री, हो सकता है कि भाई किसी कंट्री में, चाहे हमारी कंट्री की बात कर लेते हैं, वो जो है फ्लरिश करती है इंडस्ट्रियली, इज डिपेंडेंट ऑन इट्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, डिपेंड करती है उसको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े लेवल पे हो तो वो चीजें होंगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जो बेसिक चीजें चाहिए एक इंडस्ट्री से ग्रो होने के लिए, हम फंड की बात नहीं कर रहे, फंड तो चलो इन्वेस्टर लगा देंगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन लगाएगा, वहां पे रोड्स अच्छी कौन करवाएगा, फ्यूल रॉ मटेरियल इन सबका अवेलेबल कौन करवाएगा, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से अवेलेबल होंगे, वो सब काम तो गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट उन चीजों पे फोकस नहीं करेगी, जिनको क्या बोलते हैं सोशल ओवरहेड कॉस्ट, तो कैसे कोई पर्सन, कैसे कोई इंडस्ट्रीज लगा सकता है। तो बिजनेस रेगुलेशन लॉज आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल क्लाइमेट, और यही नहीं, बिजनेस को रेगुलेट कैसे करेंगे तो वो लॉज भी कौन बनाता है, ये हमारे इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिटिकल, मतलब ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लाइमेट से ही क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस ही ये सारी चीजें जो है वो देखते हैं। तो अगर वो लॉज फेवर में नहीं हुए किसी भी इंडस्ट्रीज के, तो बिजनेस का ग्रो होना क्या होता है, बिल्कुल ही नामुमकिन होता है, बिल्कुल ही मुश्किल होता है। अब आगे समझते हैं, एलिमेंट सच एज पॉलिटिकल पार्टीज। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इकोनॉमिक एंड सोशल ओरिएंटेशन, जिनका जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सोशल ओरिएंटेशन दोनों को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ रिलीजन्स, कल्चर एंड सोशल ग्रुप्स एंड द फंक्शन ऑफ मीडिया आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, यानी कि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के इशारों पे नाचती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बिजनेस को भी पॉलिटिक्स की सपोर्ट चाहिए, बिना पॉलिटिक्स की सपोर्ट के बिजनेस ग्रो जल्दी से नहीं किए जा सकते। तो चलो ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक फैक्टर की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, फिर इकोनॉमिक फैक्टर आता है, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मैं डिफाइन नहीं किया, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। बट ये तो फैक्टर ना बहुत ज्यादा क्रूशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। अब समझते हैं इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है। तो कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, इसके हिसाब से गुड्स और सर्विसेज जनरेट की जाती हैं। अगर किसी कंट्री में कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर अच्छी है तो वहां पे उन्हें पता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास इनकम अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, तो महंगे गुड्स और महंगी सर्विसेज भी खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए को कंपेयर करूं इंडिया से, तो यूएस में देखो चीजें कितनी महंगी मिलती हैं। क्यों इतनी महंगी मिलती हैं? क्योंकि वहां पे जो प्रोड्यूसर है तो अच्छी क्वालिटी गुड्स बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनके पास अच्छी खासी वेल्थ है, अच्छा खासा पैसा है, वो हमारे गुड्स को, हमारी सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो उन्हें महंगा रखते हैं। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर परचेजिंग पावर इज इंपैक्टेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और बहुत से नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब ये चीज नहीं, अब इंडिया में ही देखो अलग अलग प्रोड्यूसर, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग तरह के गुड्स और अलग अलग तरह की सर्विसेज जनरेट कर रही हैं, लेकिन किसी का टारगेट रिच पीपल्स होते हैं, किसी का टारगेट पुअर पीपल होते हैं। अब ऐसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान चलो मोबाइल फोन थी या फिर सेल फोन की कंपनी ले लो, जो हम बात करते हैं एप्पल की, एप्पल जनरली किसको टारगेट कर रहा है, रिच सेक्टर को। क्यों? क्योंकि एप्पल के फोन महंगे आते हैं और उन्हें जनरली वही पर्सन्स कह सकते हैं जिनके पास क्या है, अच्छा खासा पैसा है, जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ है। मैं ईएमआई की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं अफोर्ड करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रियलिटी में कौन लोगों ने अफोर्ड कर सकते हैं। पर अगर भाई हम बात करें सैमसंग की, सैमसंग ने जो है ना दोनों तरफ अपने पैर पसार रखे हैं, है ना। आप अगर देखोगे सैमसंग के चीप से चीप रेट के फोन है, कीपैड के फोन तक आते हैं सैमसंग के। दूसरा महंगे से महंगा फोन, जेड फोल्ड सीरीज जैसा फोन, एस सीरीज सैमसंग का, कितने महंगे महंगे फोन है उनके, तो वो भी फोन जो है सैमसंग प्रोड्यूस करता है ताकि रिच पीपल्स को भी कवर कर सके। तो ये सब किस चीज की वजह से है, परचेजिंग पावर की वजह से, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हार्म करता है। मेजर
ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर्स, बट हाँ बोल रहा हूँ अफेक्ट करता है ना। तो मेजर ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स, और यही नहीं, जो मार्केटिंग के पर्सन होते हैं वो देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स क्या है, कंज्यूमर जो है वो किस तरह के गुड्स को, किस तरह की सर्विसेज को खरीदना पसंद कर रहा है, आर क्लोजली वॉच्ड, ये लगातार जो है ना एक मार्केटर देखता रहता है बाय मार्केटर्स। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट इनकम लेवल, हम सब जानते हैं अलग कंट्री के अलग इनकम लेवल है, मैंने उसके ऊपर बात करी भी अभी है ना, कि जहाँ पे अच्छा खासा पैसा है, जहाँ पे लोग अच्छा खासा वेल्थ है, तो वहाँ पे जनरली चीज़ें महंगी ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी चीज़ें बनाती ही महंगी है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उन्हें अफोर्ड कर लेंगे। अब इंडिया में जनरली फोकस किस पे होता है, मिडिल क्लास पे, फिर लोअर क्लास पे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो या तो मिडिल क्लास के अंदर आते हैं या फिर लोअर क्लास के अंदर आते हैं, तो उनके लिए वही गुड्स बनाए जाते हैं जो वो अफोर्ड कर पाए, चाहे वो चीप क्वालिटी के ही क्यों ना हो। तो इससे तो चाइना की इतनी डिमांड है हमारे देश में। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट इनकम लेवल्स, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। इंडियाज ग्रोइंग मिडिल क्लास, जब हम बात करते हैं इंडिया के ग्रोइंग मिडिल क्लास की, हैज इंक्रीज्ड मनी विच इन टर्न इंक्रीज डिमांड। तो ये कहीं ना कहीं मनी को इंक्रीज कर रहे हैं, खासकर मिडिल क्लास, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो विच विल राइज आउटपुट, जिसकी वजह से आउटपुट लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है भाई, एंटीसिपेट तो कर ही लेते हैं प्रोड्यूसर्स कि मार्केट में इकोनॉमी में डिमांड की चल रही है, और जब डिमांड चल रही है तो भाई आउटपुट तो बनाना पड़ेगा, वरना मार्केट में नए लोग एंटर करेंगे, वो उस डिमांड को फुलफिल करेंगे, है ना। वो एक दिक्कत बन सकती है क्योंकि कॉम्पिटिटर राइज कर जाएंगे। एंड ओपन अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब एक सिंपल सी बात है, जब आप डिमांड बढ़ाओगे तो लॉजिक वाली बात है, हमें और भी ज़्यादा लेबर चाहिए, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे ओपन होती है। तो एन इकोनॉमीज इनकम लेवल राइज, तो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी का इनकम लेवल राइज करता है। इवन मोर एज एम्प्लॉयमेंट राइज, और यही नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी राइज करता है। मार्केटर्स क्लोजली मॉनिटर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, और मार्केटर का काम क्या होता है, किसी भी तरह के सिग्निफिकेंट अगर चेंजेस आ रहे हैं इन इनकम के लेवल पे, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग के लेवल पे, इंटरेस्ट रेट के लेवल पे, क्योंकि ये लोग बोरो भी तो करते हैं पैसा, सेविंग के लेवल पे या फिर बोरोइंग्स हैबिट पे, तो ये सब कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं एक इकोनॉमी को या फिर एक प्रोड्यूसर को, एक ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं, पर इम्पैक्ट उनका भी थोड़ा बड़ा होता है, पर इनके अकॉर्डिंग नहीं होता जितना इम्पैक्ट इनका पड़ता है ना एक बिजनेस के एनवायरनमेंट के ऊपर, खासकर पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर या फिर इकोनॉमिक फैक्टर। अब दोस्तों देखते हैं सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अब समझते हैं सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। अब हम सब जानते हैं कि भाई अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, इतने ज़्यादा कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जो है, मैंने कि हर जगह पे लोग जो है वो अलग अलग तरह के गुड्स की और अलग तरह के सर्विसेज की डिमांड करते हैं, अपने सोसाइटी के लेवल पे, कल्चर के हिसाब से, डेमोग्राफिक फैक्टर्स के हिसाब से। तो जिसकी वजह से जो मार्केटर्स है वो ये एंटीसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे किस तरह के गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा हो रही है, हम वहाँ पे उसी तरह के गुड्स और उसी तरह की सर्विसेज सेल करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फैक्टर। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब स्मार्टफोन से हम शिफ्ट किया कहाँ पे हो गई, सेलफोन्स की तरफ, या फिर मतलब हमने सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हम जो पहले कीपैड वाला फोन यूज करते थे उसकी जगह हम शिफ्ट किस पे हो गए, स्मार्टफोन्स पे, है ना। पहले हम डिब्बा टीवी होते थे, अब हम कहाँ शिफ्ट हो गए, स्मार्ट टीवीज के ऊपर, अब तो स्मार्ट बोर्ड्स पे आने शुरू हो गए। यानी कि फटाफट जो है ना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। तो जो उनसे बिजनेस पहले ही इन फैक्टर्स को एंटीसिपेट कर लेता है और अपने आप को चेंज कर लेता है, इवोल्व कर लेता है, तो वो तो इंडस्ट्री में टिके रहते हैं। वरना बाकी बिजनेस क्या हो जाते हैं, बाकी इंडस्ट्री, बाकी फर्म्स क्या होती है, बाकी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, उस इकोनॉमी से बाहर, उस मार्केट से बाहर हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ होती है। इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की प्रिडिक्शन करना, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना सिर्फ एक जगह नहीं होते, ग्लोबली भी होते हैं। अब हम जो है कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर रह के, इंडिया के जो मार्केट है वो ये भी देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज में कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में वो इंडिया में भी आएंगी। तो हम क्यों ना पहले से उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि जो बिजनेस है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर को देख के चलता है। मतलब वो अपने आने वाले 25 साल 50 साल पहले ही
देख लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, अपने बिजनेस को कैसे सर्वाइव करवाना है। वो सिर्फ आज की नहीं सोचते। अब ऐसा एग्जांपल देता हूँ आपको जियो का। जब जियो ने देखा था कि हम जो है इंटरनेट को सबसे ज़्यादा लोगों के लिए वैल्यूएबल बनाएंगे, तो क्या उन्होंने सीधा 2016 में और लॉन्च कर दिया? नहीं, उनकी तैयारी बहुत पहले ही चल रही थी, यानी कि बैकअप में बैकएंड पे तैयारी अच्छी खासी कर रखी थी, तब जाकर उन्होंने जियो लॉन्च करी। और ये आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज भी वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे बायोकेमिकल्स यूज कर रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं एल्गीज वगैरह यूज कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर में यूज होगा, है ना। मतलब वो कहीं ना कहीं पहले से ही अपने 20 साल 30 साल 50 साल वो देख के चलते हैं कि मैं फ्यूचर में जनरेशन किस तरफ शिफ्ट होगा, किस तरह की चीज़ें यूज की जाएंगी, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होगी, किस तरह के गुड्स यूज होंगे और किस तरह की सर्विसेज यूज की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उसकी लिए जो बैकएंड पे काम करना होता है ना, वो लोग पहले से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ना पता है जब वो चीज़ लॉन्च होगी तो सिंपल हमारे पास सारी रिसोर्सेज होंगे, हम मार्केट में लाके पटक देंगे कि भाई ये लो गुड्स, ये लो सर्विसेज, एंजॉय करो। ठीक है, जब तक बाकी लोग से सोचते रहेंगे हम कैसे बनाएंगे, वो लोग बना चुके होंगे। तो इस तरीके से बिजनेस कहीं भी रन होता है। तो ये जो फैक्टर्स है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं कि जो अपने आप को एडवांस कर लेता है भाई वो चल जाता है मार्केट के अंदर, जो आउटडेटेड रह जाते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बतेरे एग्जाम्पल इस दुनिया के अंदर। अब आगे समझते हैं लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स। जब हम बात करते हैं लीगल और रेगुलेटरी फैक्टर्स की, तो हम सब जानते हैं कि भाई बिजनेस जो लीगल होगा, गवर्नमेंट उन्हीं को क्या करेगी, कहीं ना कहीं चलने की परमिशन देगी या फिर अलाउ करेगी। यानी कि रेगुलेटरी बॉडीज भी होती है, एक तरह से आप इसी का पार्ट मान लो इसे, किसका, पॉलिटिकल फैक्टर का, कि गवर्नमेंट जो ध्यान रखती है कि कहीं ना कहीं कोई बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा, इलीगल तो नहीं है, सोसाइटी के लिए घटिया तो नहीं है, उन चीज़ों को गवर्नमेंट जो है पहले ही बाहर करने की कोशिश करती है। और जो गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस जो बहुत सारी होती हैं उनको नहीं मानेगा, है ना। जैसे देखो, प्रोडक्शन करने की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, रॉ मटेरियल यूज करने की टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि कौन से यूज करने हैं, कौन से यूज नहीं करने, पैकेजिंग की होती है, प्राइस की होती है, हर चीज के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसके जरिए एक जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को बताने की कोशिश करती है। तो अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होगी तो बहुत बढ़िया, तो तब चलाओ अपना बिजनेस, नहीं फॉलो करोगे तो भाई आप बंद कर दो अपना बिजनेस। ठीक है, लास्ट फैक्टर देखते हैं। लास्ट फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर दो तरीके से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। पहला, हम सब जानते हैं कि भाई हम जो है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम जब बात करें मार्केटिंग की, तो इन पर्सन्स का एक काम और होता है, मार्केटर्स का एक काम और होता है कि बिजनेसेस जो है वो कहीं ना कहीं किस बेस पे चलते हैं, सोसाइटी के बेस पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के लिए किस पे डिपेंडेंट है, सोसाइटी पे। तो जो सोसाइटी इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी देखिए कि आपके इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे। और यही नहीं, कहीं ना कहीं मार्केटर का काम ये भी होता है कि प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो रॉ मटेरियल्स की, लेबर्स की, ठीक है, या फिर जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि अगर इनकी कॉस्ट में चेंज आया, अगर कॉस्ट बढ़ गई तो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट हार्म हो सकता है या फिर कॉम्पिटिटर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हमें जरूरत है प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। और एक काम और होता है इन्वायरमेंट की और सोसाइटी की तरफ की, कोई भी बिजनेस, मार्केटर एक चीज ध्यान रखते हैं कि कोई भी बिजनेस सोसाइटी के खिलाफ जाके सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए ये जरूरी है कि हम जो है सोसाइटी को या फिर इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए प्रोडक्शन करें, वरना अगर हम हार्म करके प्रोडक्शन करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ होगी, ये सोसाइटी हमारे खिलाफ हो जाएगी और हमें अपने बिजनेसेस को बंद करना पड़ेगा। तो ये होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। उम्मीद है आपको हर एक टाइप के फैक्टर समझ में आ गए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक बाकी है जिसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा हूँ बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नोट पे जाके यानी कि 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे आगे, ठीक है। और हाँ, फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन होना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको अपने आने वाली वीडियोस में अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।